नाज़रीन आदाब, मैं हूं सनाई। टीवी न्यूज में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले हेडलाइंस। विकास पुरुष मोदी ने राम के बाद खेला निचली जात का कार्ड। कहा निचली जात से हूं इसलिए नेहरू गांधी खानदान के निशाने पर। 2002 हट एंडरसन केस में सलमान खान की मुश्किलात में इजाफा। 2 गवाहों ने की शिकायत। ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक से ऊपर के अफसर के खिलाफ जांच के लिए सीबीआई को हुकूमत की इजाजत की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुब्रत राय जेल में ही रहेंगे बंद। सुप्रीम कोर्ट ने कैद के फैसले को रखा बरकरार। मुजफ्फरनगर फसाद मुतासिरीन के साथ इज्तिमाई इस्मत रेजी का मामला। मजीद फरार 11 मुलजमीन की जायदाद कुर्क। ललित मोदी को आरसीए का सदर मुंतखब किए जाने के बाद सीबीआई बौखलाई। आरसीए को किया बर्खास्त। नाज़रीन, ये थी सुर्खियां। खबर तफसील से। नरेंद्र मोदी पर प्रियंका गांधी के बीच जारी लफ्जी जंग के बीच अब बीजेपी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने जात का कार्ड खेल दिया है। पहले ट्वीट कर मोदी ने नेहरू गांधी खानदान को निशाना बनाया और उन्हें निचली जात का होने की वजह से निशाना बनाने का इल्जाम लगाया। बाद में डुमरियागंज में जज्बाती तकरीर करते हुए मोदी ने अपनी बात रखी। अमेठी में आजहानी वजीर-ए-आज़म राजीव गांधी पर नरेंद्र मोदी के तबसरे ने ऐसा तूल पकड़ा कि बीजेपी और कांग्रेस में लफ्जी जंग तेज हो गई। कांग्रेस ने मोदी से माफी का मुतालबा किया तो प्रियंका गांधी ने मोदी पर निचली दर्जे की सियासत का इल्जाम लगाया। फिर क्या था, मोदी ने ट्वीट करते हुए प्रियंका गांधी पर इल्जाम लगाया कि उन्हें निचली जात का होने की वजह से निशाना बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज में रैली से खिताब करते हुए मोदी ने इसी बात को जज्बाती अंदाज में आवाम के सामने रखा। सत्य पचा नहीं पाने के कारण आप मेरी जाति पे गाली देने को उतरे। आपने ये कह दिया कि नीच की राजनीति है। भाइयों बहनों, मैं इस बात का तो इनकार नहीं कर सकता हूं कि मैं नीची जाति में पैदा हुआ हूं, लेकिन मेरे भाई बताइए, क्या नीची जाति में पैदा होना ये गुनाह है क्या? रैली से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि भले ही वो निचली जात से हैं, लेकिन उनकी सियासत निचली दर्जे की नहीं है। ये तो इतिहास की सच्चाई है कि मैं नीची जाति में पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं देश को भरोसा देता हूं, मेरी राजनीति निम्न स्तर की नहीं है। मैं पैदा हुआ हूं नीची जाति में, लेकिन मेरा सपना है एक भारत श्रेष्ठ भारत। नरेंद्र मोदी ने इशारों में इलेक्शन कमीशन को भी आड़े हाथों लिया। मैं नहीं जानता हूं इलेक्शन कमीशन इतनी बड़ी भयंकर गाली देने वालों के खिलाफ कुछ कदम उठाने की हिम्मत रखेगा या नहीं रखेगा, मैं नहीं जानता हूं। उनकी मजबूरियां उनको मुबारक। मोदी ने अपने जज्बाती खिताब में कांग्रेस के जरिए उन्हें चाय वाला कहे जाने पर भी एतराज जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। कांग्रेस ने मोदी के जात कार्ड पर तनकीद की है। वजीर कानून कपिल सिब्बल के मुताबिक मोदी प्रियंका गांधी के बयान को गलत अंदाज में पेश कर रहे हैं। मोदी के जरिए जात की सियासत पर मुख्तलिफ सियासी जमातों ने कुछ यूं रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। देखिए, प्रियंका जी का मतलब हरगिज वो नहीं है जो वो बता रहे हैं। वो असल में पिछड़े वर्ग का होने का फायदा उठाने की मुसलसल कोशिश करते रहे हैं और इस वक्त भी वो वही बात कर रहे हैं। इसलिए मोदी जी निचले वर्ग के से आए हैं। ये उनके लिए एक बात तो हो सकती है
ये कहने की बात तो हो सकती है, लेकिन उसका वो सियासी फायदा उठाने की मुसलसल कोशिश करें, ये मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। देखिए, अमूमन हम लोग जो लोग जीवित नहीं हैं और वैसे लोगों के खिलाफ बोलना, मैं समझता हूं कि जो हमारी परंपरा है उसके विपरीत है। अगर नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी जी के बारे में कोई अपशब्द इस्तेमाल किया है तो मैं समझता हूं निंदनीय है। जो भारतीय जनता पार्टी है वो नीची जाति के लोगों को नीचा ही रखना चाहती है, और श्री आडवाणी जी ने संविधान की पुनर्समीक्षा की मांग की है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी का शासन आया तो मोदी समेत तमाम देश की जो नीची जातियां हैं वो नीची ही बनी रहेंगी, और संविधान में जो दिया गया आरक्षण का प्रावधान है वो भी समाप्त हो जाएगा। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी का दिफा किया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर मोदी को बेवजह तनाजों में घसीटने का इल्जाम लगाया है। देखिए, जिस प्रकार के बयान प्रियंका जी और गांधी परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा दिए जा रहे हैं मोदी जी के बारे में, वो कहीं न कहीं अधिनायकवादी सामंती मनोवृत्ति को दिखा रहे हैं, जो कि कहीं न कहीं एक आम आदमी को, एक सामान्य व्यक्ति को अपने से ऊपर उठता हुआ नहीं देख सकते। मोदी जी ने जो कहा है वह एक सामान्य गरीब, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही सामान्य धरातल से उठकर इस ऊंचाई तक अपने प्रयास से, पार्टी के सहयोग से पहुंचा है, उसकी भावना को दर्शा रहे हैं। स्वतंत्र भारत में मोदी जी ने जो कहा है, स्वतंत्र भारत में एक सामान्य जन की क्षमता और आकांक्षा की अभिव्यक्ति है। जो प्रियंका जी ने कहा है वह एक अधिनायकवादी और सामंती मनोवृत्ति। सीपीआई लीडर एबी बर्धन के जरिए नरेंद्र मोदी को इख्तियार में आने से रोकने के लिए टीएमसी से साथ देने की अपील पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस एनसीपी ने बर्धन के बयान का खैर मकदम किया है, जबकि बीजेपी का कहना है कि बर्धन की अपील मोदी की जीत की पेशगोई कर रही है। देखिए, सीपीआई का नजरिया इसमें क्या है, ये बात तो बिल्कुल सही है कि लेफ्ट जो है किसी भी हालत में कम्युनल फोर्सेस को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने जो बात कही है वो साथ दें या न दें, ममता जी उनका साथ लें या न लें, लेकिन एक मैसेज जरूर उन्होंने पूरे देश में दिया है कि उन जैसे सीनियर लोग भी आज ये समझते हैं कि मोदी को रोकना बहुत जरूरी है। ऐसी परिस्थिति में अगर कम्युनिस्ट पार्टी आगे आई है तो ये एक अच्छी बात है, और मैं समझता हूं कि तमाम देश के तमाम धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को इस पर विचार करना होगा कि अगर ऐसी स्थिति पैदा हुई तो सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए कोई भी कदम उठाया जाना चाहिए। देखिए, दो इतने मुखर विरोधियों का एक साथ आना, ये उन लोगों को जवाब है जो ये कह रहे हैं कि इस देश में मोदी की कोई लहर नहीं है। यदि इतने कट्टर विरोधी एक दूसरे के साथ आ जाएं तो यह तभी होता है जब लहर बाढ़ या सुनामी में तब्दील हो जाती है, तो एक दूसरे के जान के दुश्मन भी अपनी अपनी जान बचाने के लिए एक ही छत पर या एक ही पेड़ पर आकर खड़े हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर के रफियाबाद, बारामुल्ला के गर्ल्स स्कूल व तरगाम में कायम पोलिंग मरकज पर कुछ नामालूम अफराद ने पेट्रोल बम फेंका। इस वाकये से स्कूल की इमारत को कुछ नुकसान पहुंचा। ताहम हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ। यह वाकया सुबह 7:30 बजे के करीब पेश आया। धमाके के फौरी बाद पुलिस और फौज जय वारदात पर पहुंची और तलाशी कार्रवाई शुरू की। वाकये की जांच की जा रही है। जनूबी हिंद के तमाम बड़े हवाई अड्डों पर अमकानी दहशतगर्द हमलों की खबर के पेश नजर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की जानिब से जारी करदा अलर्ट में ये बात बताई गई है कि बेंगलुरु, हैदराबाद, कोची, मैंगलोर, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों पर दहशतगर्द हमले हो सकते हैं। इस इत्तला के बाद पुलिस और एयरपोर्ट्स के अमले ने जनूबी हिंद के तमाम एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों की तलाशी मुहिम शुरू कर दी है।
मुजफ्फरनगर फसादात के दौरान पेश आए इज्तिमाई इसमत रेजी वाकयात के 11 मफरूर मुलजमीन की जायदादों को आज कुर्क कर लिया गया है। अदालत की हिदायत पर अमल करते हुए पुलिस ने फुगना गांव में 11 मफरूर मुलजमीन की जायदादों को जब्त किया। इस दौरान मकामी अफराद की जानिब से पुलिस को मुजाहिमत का सामना करना पड़ा और लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया। इस जिम्न में 17 अफराद के खिलाफ एक केस दर्ज किया गया है। पुलिस राय के मुताबिक अब तक 11 मुलजमीन की जायदादों को जब्त कर लिया गया है। माबाकी 9 मफरूर मुलजमीन की जायदादों की कुर्की भी अनकरीब की जाएगी। वाज़ेह है कि एसआईटी ने मुजफ्फरनगर फसादात के दौरान इज्तिमाई इस्मत रेजी के 5 वाकयात में 22 अफराद को मुलविस पाया है, जिनमें से अब तक सिर्फ 2 अफराद की गिरफ्तारी हुई है। बाकी दिगर मुलजमीन मफरूर हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक तारीखी फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक से ऊपर के अफसरान के खिलाफ जांच के लिए एजेंसी को हुकूमत की इजाजत की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस एक्ट की दफा 6A को आईनी तौर पर कमजोर करार देते हुए हुकूमत की दलील को खारिज कर दिया। वाज़ेह है कि दिल्ली पुलिस एक्ट की दफा 6A के तहत ज्वाइंट सेक्रेटरी सतह से बड़े रैंक के अफसर के खिलाफ जांच के लिए पहले सीबीआई को हुकूमत की इजाजत जरूरी थी। आज सुप्रीम कोर्ट की एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसले में जो सीबीआई एक्ट में और सीवीसी एक्ट में सिंगल डायरेक्टिव इंट्रोड्यूस किया गया था 2003 में, जिसके तहत जॉइंट सेक्रेटरी और उससे ऊपर के ऑफिसर के करप्शन के इन्वेस्टिगेशन के लिए भी सरकार की परमिशन लेनी पड़ती थी और सरकार कई बार परमिशन इन्वेस्टिगेशन की भी नहीं देती थी, उसको आज सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल अवैध घोषित करके स्ट्राइक डाउन कर दिया है। अब सीबीआई को कोई भी इन्वेस्टिगेशन किसी के खिलाफ करने में कोई सरकार की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। चीफ सुब्रत राय को सुप्रीम कोर्ट से अब भी कोई राहत नहीं मिली है और सुब्रत राय को फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय की हिरासत को चैलेंज करदा अर्जदाश्त को खारिज कर दिया है। इस मौके पर अदालत ने कहा है कि अर्जदाश्त में कोई खास बात नहीं पाई गई जिसकी समाअत की जा सके, इसीलिए अर्जदाश्त को खारिज कर दिया गया है। इस मौके पर अदालत उज़्मा ने कहा कि सुब्रत राय की हिरासत कानूनी है और उन्हें कानून के मुताबिक ही जेल भेजा गया। अदालत ने सुब्रत राय को सरमायाकारों के पैसे लौटाने के सिलसिले में नई तजवीज के साथ फिर से रुजू होने की हिदायत दी है। कर्नाटक के प्राइमरी स्कूलों में कन्नड़ जबान अब लाजमी जरिए तालीम नहीं रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक तारीखी फैसला देते हुए कर्नाटक के तमाम प्राइमरी स्कूलों में कन्नड़ जबान को लाजमी जरिए तालीम करार देने के रियासती हुकूमत के फैसले को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच का कहना है कि मादरी जबान को जरिए तालीम के तौर पर नाफिज करना बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी होगी। रियासती हुकूमत ने कर्नाटक हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। टाटा ट्रक केस में सीबीआई ने वजीर दफा ए के एंटोनी और वजीर आजम के मुशीर टीके नायर के बयान रिकॉर्ड किए हैं। सीबीआई डायरेक्टोरिएट रंजीत सिन्हा के मुताबिक वजीर आजम के दफ्तर में एंटोनी और नायर के बयानात बहैसियत गवाह रिकॉर्ड किए गए हैं। वाज़ेह है कि साबिक फौजी सरबराह जनरल वीके सिंह ने इल्जाम आयद किया है कि 1600 टाटा ट्रक के ऑर्डर की मंजूरी के लिए रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल तेजेंद्र सिंह ने उन्हें 14 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की थी। ताहम तेजेंद्र सिंह ने वीके सिंह के इन इल्जामात की तरदीद की है। 2002 हट एंड रन मामले में बॉलीवुड अदाकार सलमान खान की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। आज अदालत में हादसे में जख्मी हुए 2 गवाहों ने सलमान खान की शनाख्त की। वाज़ेह है कि मुंबई के बांद्रा में सलमान खान की कार की जुद में आकर एक शख्स हलाक और 4 जख्मी हो गए थे।
अमेठी से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुमार विश्वास ने पुलिस पर हरासानी का इल्जाम आयद किया है। कुमार विश्वास ने पुलिस के रवैये पर शदीद एहतजाज किया। कुमार विश्वास ने मीडिया को बताया कि अमेठी पुलिस ने उनके घर पर उनकी बीवी समेत उनके हामियों को अमेठी का वोटर कार्ड दिखाने की मांग की और अमेठी का वोटर कार्ड न होने की सूरत में शहर छोड़ने को कहा। विश्वास ने पुलिस पर गिरफ्तारी की धमकी देने का भी इल्जाम आयद किया है। जोड़ करने के लिए और मुझे मानसिक तनाव में लाने के लिए रात 11:30 बजे मेरे घर पर, जहां मैं 4 महीने से रह रहा हूं, राहुल गांधी तो गेस्ट हाउस में रहते हैं, मेरे पास यहाँ घर है, उस दरवाजे पर माइक लगाकर पुलिस ने कल अनाउंसमेंट किया कि जो लोग यहां से बाहर के हों, जिनके पास अमेठी का मतदाता परिचय पत्र ना हो, वो अमेठी छोड़ के तुरंत चले जाए। जब मैं बाहर बात करने के लिए गया तो पुलिस ने काफी अभद्रता की। मैंने कहा यहाँ मेरे चुनाव प्रबंधक हैं सोमनाथ भारती हैं, जो लीगल सेल देख रहे हैं, मेरा चुनाव प्रबंधक है प्रदीप सुंदरियाल, मेरी पत्नी है, मेरी बहनें हैं, मेरे 2 भाई आए हुए हैं, तो मेरे पिता आए हुए हैं, लेकिन उन्होंने कहा जो भी हो जिसके पास नहीं है उसे हम गिरफ्तार करेंगे, तुरंत भेजिए। जब मैंने डीएम साहब से बात की फोन करके, तो कलेक्टर साहब का भी यही कहना था कि अगर आपकी पत्नी और बहन के पास अमेठी का मतदाता प्रमाण पत्र नहीं है तो उन्हें तुरंत अमेठी छोड़ के जाना पड़ेगा। योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ पंजाब के जालंधर में सिख समाज के मजहबी जज्बात को मजरू करने के इल्जामात में एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं होशियारपुर लोकसभा हल्के से बीएसपी उम्मीदवार ने रामदेव के दलित मुखालिफत बयान पर रामदेव के सर पर 1 करोड़ रुपए इनामात देने का ऐलान किया है। मकामी पुलिस ने इस जिम्न में बीएसपी उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। देखो भैया, जिस दिन आपने राहुल गांधी और दलितों के खिलाफ मुतनाज़ा बयानबाजी से अभी रामदेव पीछा भी नहीं छुड़ा पाए थे कि रामदेव एक और तनाज़े में घिर गए हैं। पंजाब के जालंधर में बाबा रामदेव के खिलाफ सिख तबके के मजहबी जज्बात को मजबूर करने के सिलसिले में एक एफआईआर दर्ज कर ली गई। एफआईआर सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के रुकन हरप्रीत सिंह की शिकायत पर दर्ज की गई है। रामदेव के खिलाफ आइन की दफा 295A के तहत मामला दर्ज किया गया है। रामदेव पर पंजाब के तलवाड़ी सब्बू में योग शिविर के दौरान स्टेज की सीढ़ियों पर सिख गुरु की तस्वीर लगाने का इल्जाम है। जालंधर में सिख तंजीमों ने बाबा रामदेव के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए योग गुरु के अलामती पुतले नजरातिश की। दूसरी जानिब दलित मुखालिफ बयान अभी भी रामदेव का पीछा नहीं छोड़ रहा है। होशियारपुर से बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार भगवान सिंह चौहान ने रामदेव के खिलाफ मुतनाज़ा बयान देकर सनसनी फैलाती है। भगवान सिंह ने दलित मुखालिफ बयान देने वाले बाबा रामदेव के सिर पर 1 करोड़ रुपए इनाम देने का ऐलान कर दिया है। होशियारपुर के डिप्टी कमिश्नर तनु कश्यप ने भगवान सिंह के मुतनाज़ा ऐलान का सख्त नोट लेते हुए इंतजामिया को इस जिम्न में कड़ी कार्रवाई का हुक्म दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बाबा रामदेव पर होशियारपुर से बीएसपी उम्मीदवार की जानिब से 1 करोड़ रुपए के ऐलान की मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने मजम्मत की है। कांग्रेस ने बीएसपी उम्मीदवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी मुतालबा किया है। मेरा ख्याल है वो पागल हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बाबा रामदेव की सियासी तौर पर तो पहले ही मौत वाक़ई हो चुकी है और उन्होंने जो सियासत शुरू की थी उसका बेड़ा गर्क हो चुका है। खुद उन्हीं के, चूंकि वो भी निहायत ही बड़बोले आदमी हैं और कुछ भी बोल देते हैं, जिसका नतीजे में आज वो बहुत सारे मुकदमात को फेस करेंगे और मैं समझता हूं कि उनको जेल जाना चाहिए और मुमकिन है कि वो जेल जाएं। भाई ये सब बकवास है और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो कानून में प्रावधान है कि इस तरह की धमकी देना राजनीति में और किसी के सर काटने की बात करना, मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। पुलिस को इस पर एफआईआर करना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, मतलब कि जो इस तरह के कुछ लोग, जैसे पहले भी कुछ मुसलमानों में भी ऐसे सरफिरे हैं जो इस तरह के बाउंड्रीज लगा देते हैं, और अब ये रामदेव के ताल्लुक से अगर किसी दलित भाई को अगर कोई तकलीफ पहुंची है तो ये बाउंड्री लगाना जो है ना, ये तो एक बहुत ही खराब चीज है। साबिक आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का सदर मुंतखब किया गया है। गुज़िश्ता साल दिसंबर में इंतखाबात मुनक्किद हुए थे, ताहम बीसीसीआई ने इंतखाबात में ललित मोदी के हिस्सा लेने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। अदालत उज़्मा ने अपने एक मुबस्सिर के जरिए आरसीए के इंतखाबी नतायज का ऐलान कराया है। ललित मोदी को 33 में से 24 वोट हासिल हुए, जबकि उनके हरीफ रामलाल शर्मा को
सिर्फ 5 वोट मिले। वाज़ेह रहे कि बीसीसीआई ने नज़्मो ज़ब्त की पाबंदी न करने के इल्जामात के तहत साबिक आईपीएल कमिश्नर पर ताहयात इम्तना आयद किया है। इसी दौरान बीसीसीआई ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दिया और राजस्थान क्रिकेट उमूर की निगरानी के लिए एक एडॉक बॉडी का तकर्रुर किया। बीसीसीआई के सेक्रेटरी संजय पटेल के मुताबिक बीसीसीआई के उबूरी सदर शिवलाल यादव ने आरसीए को मुअत्तल करने का फैसला किया है। न्यायालय के निर्णय अनुसार रिजल्ट घोषित किया जा रहा है। वाइस प्रेसिडेंट श्री अमीन पठान, श्री रतन सिंह, श्री राजेंद्र सिंह राठौर, श्री सुशील शर्मा, श्री विमल शर्मा, श्री विवेक व्यास। डिप्टी प्रेसिडेंट श्री महमूद एम आब्दी एंड द प्रेसिडेंट श्री ललित मोदी। जब इलेक्शन राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के हुए थे तभी से लग रहा था कि जो श्रीनिवासन साहब और बीसीसीआई है वो नहीं चाह रही थी कि ललित मोदी की एंट्री आरसीए के थ्रू बोर्ड के अंदर हो, और उन्होंने पहले भी धमकियां दी, पहले भी थ्रेडिंग दी। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए, हमें वहां से न्याय मिला, हमको हमारा आज लिफाफा खुला, हम लोग सब निर्वाचित हो गए। और उसके बाद जो अभी संजय पटेल साहब का जो मेल आया और जो पता लगा कि उन लोगों ने आरसीए को सस्पेंड किया है, तो ये बिल्कुल दादागिरी है। कॉन्स्टिट्यूशन कोई चीज होती है, उसके आधार पर उनको एजीएम बुलाना चाहिए, लेकिन नहीं करके, और जिस तरीके से बीसीसीआई ने किया है, हम लोग कोर्ट जाएंगे, न्याय की हमें उम्मीद है। हिंदुस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम बांग्लादेशियों का मामला काफी पुराना है। ताहम इंतखाबात के मौसम में सियासी जमातें इस मामले को मौज़े बहस बनाती हैं, लेकिन क्या आने वाली हुकूमत इस हसास मसले का हल तलाश करने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी, ये एक अहम सवाल है। इंतखाबात के मौसम में बांग्लादेश के गैर कानूनी माइग्रेंट्स का मौजू एक बार फिर मौजू बहस बना हुआ है। बीजेपी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगर बीजेपी इक़्तिदार में आती है तो बांग्लादेशियों को वापस भेज दिया जाएगा, जबकि मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी का कहना है कि बंगाल के अवाम मोदी को बाहर कर देंगे। गैर कानूनी बांग्लादेशी माइग्रेंट्स को वापस भेजना हमेशा बीजेपी के एजेंडे में शामिल रहा है, लेकिन मोदी के बयानात ये इशारा दे रहे हैं कि अगर बीजेपी इक़्तिदार में आती है तो इस मामले में अमली कदम उठाया जाएगा। और अपने देश में किसी वर्ग या प्रजाति के दंगे में वो हमारे यहाँ आए होते इस देश में, तो शायद वो अलग दशा होती। पर वो लोग जिस रूप में हमारे यहाँ आए, उस रूप में हिंदुस्तान में उनको एक्सेप्ट करना ये केवल और केवल राजनीति का एक हिस्सा है। उधर कांग्रेस का कहना है कि मोदी तारीख से लाइल्म हैं। न उनको भूगोल का ज्ञान है, न उनको हिस्ट्री का ज्ञान है, दोनों का ज्ञान बिल्कुल सिफर है। जो जिस तरफ उनका इशारा है कि बांग्लादेशी वो भारत के नागरिक हैं, जो इस देश के विभाजन से पहले, विभाजन से भी कम से कम 50-100 साल पहले से वहां पर आबाद हैं, आसाम में और दूसरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया। हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान गैर कानूनी नक्ल मकानी एक तनाज़ा रहा है। 1971 की जंग और बांग्लादेश के क़याम के बाद से लाखों बांग्लादेशियों ने हिंदुस्तान में सुकूनत इख्तियार कर ली थी। 2001 में हुकूमत हिंद की जानिब से किए गए एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन 3.1 मिलियन बांग्लादेशी हिंदुस्तान में क़याम पजीर हैं, जबकि 2009 के सर्वे के मुताबिक तकरीबन 15 मिलियन बांग्लादेशियों ने हिंदुस्तान में सुकूनत इख्तियार की हुई है। बीएसएफ के साबिक डीजीपी पीके मिश्रा ने इस मौजू पर एक किताब लिखी है। मिश्रा के मुताबिक हर साल तकरीबन 20,000 बांग्लादेशी हिंदुस्तान आते हैं, लेकिन वापस नहीं जाते, बल्कि जाली दस्तावेजात तैयार करते हुए ये लोग यहीं बस जाते हैं। मिश्रा के मुताबिक इन सभी का वापस बांग्लादेश जाना अमली तौर पर मुमकिन नहीं, क्योंकि खुद बांग्लादेश भी उन्हें अपना शहरी मानने से इनकार करता है और वो खुद भी बांग्लादेश वापस जाना नहीं चाहती। 2005 में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा था कि गैर कानूनी तौर पर नकल मकानी करने वाले बांग्लादेशियों के बायस आसाम के शहरियों की जिंदगी गैर महफूज हो गई है, जबकि 2008 में दिल्ली हाई कोर्ट ने गैर कानूनी बांग्लादेशियों को हिंदुस्तान के दाखिली सलामती के लिए खतरा करार दिया था। तज्जिया निगारों का मानना है कि गैर कानूनी माइग्रेंट्स कुछ सियासी जमातों के लिए वोट बैंक बने हुए हैं और इस मसले को रियासती सतह पर नहीं बल्कि मरकज की जानिब से ठोस इक़दाम के जरिए हल किया जा सकता है। लेकिन क्या ये मसला हमेशा की तरह सिर्फ इंतखाबात के दौरान मौजूद बहस रहेगा या
आने वाली हुकूमत इस मसले को हल करने में संजीदगी का मुजाहरा करेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। जम्मू कश्मीर के शोहरे आफाक सयाहती मकाम पहलगाम में इन दिनों सयाहों का काफी रश देखने को मिल रहा है। सयाहों की आमद से सयाहती शोबे से मुंसलिक अफराद में खासा जोश पाया जा रहा है, जहां ये सयाह पहलगाम की कुदरती खूबसूरती और मेहमान नवाजी से लुत्फ हासिल कर रहे हैं। मौसम की खराबी और मुल्क में आम इंतखाबात की वजह से इस साल वादी में सयाहती सीजन काफी देर से शुरू हुआ, जबकि हवाई जहाज के किरायों में बतदरीज इजाफे भी हुआ। इस सनत से जुड़े अफराद के लिए काफी एक संगीन मसला बना हुआ है। पेश है मुदस्सिर कादरी की एक खास रिपोर्ट। दरियाए लिदर की मदहोश पहुंचे हों या फिर दिल को ताजगी बख्शने वाली पहाड़ों से आती ठंडी हवाएं, पहलगाम का दुनिया में कोई सानी नहीं। हर साल की तरह इस साल भी मौसम बहार के आगाज के साथ ही हजारों की तादाद में मुल्क और बैरून मुल्क से सयाह पहलगाम का रुख करके यहाँ के खूबसूरत और दिलकश नजारों के साथ साथ घुड़सवारी और रिवायती लजीज खानों से भी लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। प्लेस है कि एक बार यहाँ पे विजिट करना बहुत जरूरी है, और मतलब बोलते हैं ना कि कहीं मत जाओ, मतलब आउट ऑफ इंडिया जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आके घूम लो, पूरा वर्ल्ड घूम लिया आपने। पहले पहलगाम से ही शुरू कर रहे हैं हमारा सफर, यहाँ से फिर इंशाल्लाह गुलमर्ग और फिर सोनमर्ग होते हुए श्रीनगर से वापस हम बाय एयर हम लोग वापस जा रहे हैं। एक चीज है, यहाँ का जो खाना है वो एकदम ही लाजवाब है। आज तक हमने कभी ऐसा गोश्त या चिकन हमने टेस्ट किया नहीं है कभी भी। दूसरी जानिब सियाहती शोबे से जुड़े अफराद का कहना है कि इस साल खराबी मौसम और मुल्क में आम इंतखाबात की वजह से वादी में सियाहती सीजन काफी देर से शुरू हुआ है। इनका कहना है कि एयरलाइंस की जानिब से हवाई किरायों में बतदरीज इजाफे से भी सियाहत का शोबा मुतासिर हो रहा है। इनका मजीद कहना है कि मरकजी व रियासती हुकूमत इस हवाले से खामोश तमाशाई बने हुए हैं। ऑब्जर्व करते आए हैं पिछले साल भी इस साल भी कि एयरलाइंस एकदम प्राइसेस बढ़ा देते हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर पाते, और उसकी वजह से काफी इनफ्लो जो हमारा है वो कम होता जा रहा है एवरी ईयर। अक्सर सयाहों का भी मानना है कि मुल्क के बाकी हिस्सों के मुकाबले में कश्मीर के लिए हवाई सफर का किराया काफी ज्यादा है, जबकि एयरलाइंस की जानिब से सयाहों के लिए कोई खास पैकेज भी नहीं दिया जा रहा। सयाहों की मांग है कि रियासती सरकार को इस हवाले से मौसर इक़दामात जरूर उठाने चाहिए। कभी कभी स्कीम्स ऐसी डालनी चाहिए बिफोर वेकेशन के आवाम को और पब्लिक को दोनों को सपोर्टिव एक चांस मिल जाए कि प्लान कर रहे हैं कोई वेकेशन तो मिनिमम एयरफेयर पे ट्रैवल कर। वाज़ेह रहे कि पहलगाम अपने मोतदिल आबोहवा और बेशुमार आबी ज़खायर के सबब दुनिया भर में बेहद मशहूर है। पहलगाम गरमाई सेहत के लिए काफी पसंदीदा जगह तस्वुर की जाती है, और ऐसे में ज्यादा से ज्यादा सयाहों की आमद को यकीनी बनाने के लिए महकमा सयाहत की जानिब से ठोस इक़दामात उठाने की भी जरूरत है। ईटीवी न्यूज, अनंतनाग। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आता